हे गाइस, केमिकल बॉन्डिंग का यह तीसरा वीडियो लेक्चर है। तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ाया था उसको थोड़ा मैं रिकॉल कर देता हूँ ताकि आपको कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, हेडिंग लगाया था, हम वहाँ लगाए थे हेडिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े थे HF के बारे में। तो HF के बारे में पहला पॉइंट हम लोग ये सीखे कि HF रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड इसलिए होता है क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अच्छा, दूसरी बात ये कि HF जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। HF 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हालांकि दिखने से ऐसा लगता है कि HF जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसके पास 3 लोन पेयर एक पहले से हाइड्रोजन है। तो 3 लोन पेयर से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक पहले से हाइड्रोजन है तो 4 बनाना चाहिए। लेकिन फ्लोरीन के स्मॉल साइज होने के कारण फ्लोरीन 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाता है। क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा और भी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में स्टेरिक रिपल्सन होगा, पर एक मतलब ग्रुप्स के कारण रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए वो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। फिर उसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात किए थे, तो वहाँ से स्ट्रक्चर में हम लोग सीखे कि HF का जो स्ट्रक्चर है वो जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, हालांकि देखे भी हम लोग। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि HF फ्लोरीन आपका हैलोजन परिवार से बिलोंग करता है। तो हमने फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड लिया और उसके बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर किया था। तो हैलोजन का हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड तो HX हो जाएगा, X मतलब हैलोजन, तो HX का कंपाउंड हम लोग लिए HF, HCl, HBr, HI, और इनके हम लोग बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर किए थे। तो पहले मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने से पहले मैंने उनके फिजिकल स्टेट बताया था हम उसके बारे में। तो HF लिक्विड होता है, लेकिन HCl, HBr, HI ये सब क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, क्योंकि डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन इसमें होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कुछ नहीं होता है। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये लिक्विड है। अच्छा, अगर हम लोग जब बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर किए तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। पहला, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का सबसे बड़ा पहला फैक्टर था एक्सटेंट ऑफ मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन। मतलब कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। पहला फैक्टर ये पढ़े थे। और सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर था हमारा वो ये था, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मतलब कंपाउंड जितना ज़्यादा हैवी होगा, भारी होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। मैंने लास्ट क्लास में ही सिखाया था। तो आज हम लोग लास्ट क्लास में एक पहला पढ़े थे HF कंपाउंड, आज हम लोग पढ़ेंगे H2O। H2O वाटर है। ठीक है, अब H2 की मैं अगर बात करूं तो H2O रूम टेम्परेचर पे आपको किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में। तो मैंने लिखा लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण जो वाटर है आपका वो लिक्विड के फॉर्म में मिलता है रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा कि जो H2O है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्लियर है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएगा, H2O H, इसके पास ये लोन पेयर, 2 लोन पेयर होता है, एक यहाँ से बनाएगा, एक यहाँ से बनाएगा, एक ये बनाएगा, तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बनाएगा। हालांकि ऑक्सीजन का साइज़ बड़ा हो जाता है, ऐसा मैंने मेंशन किया है। फ्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर था लेकिन वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता था, लेकिन ऑक्सीजन बनाया क्योंकि ऑक्सीजन का साइज़ बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम हो गया, जिसके कारण ये दोनों लोन पेयर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इस प्रकार से ये 4 बनाएगा। अब मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर देखता हूँ अब इसका। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर जो है ना, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, पिंजरे जैसा होता है। तो इसको बनाने का एक तरीका है, आप ऐसे बनाओ, ये O है, ये H, थोड़ी दूरी पे फिर से O, आप H ऐसे लिख लो, फिर इसी तरह से लिखते जाओ, ये O H, ये O H, फिर इसी तरह से एक और लिख लेता हूँ, ये O H, ये O H और H। अब बीच में लगाओ यहाँ पे O, ये H, फिर यहाँ पे बीच में लगाओ O, ये H, फिर यहाँ लगाओ ये O, ये H, इसी प्रकार से यहाँ पे लगाओ O, ये H। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगा। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पर डेल्टा माइनस, इस पर क्या आएगा, हाइड्रोजन डेल्टा प्लस। ये तो क्लियर अंडरस्टूड है, आप लोग जानते हैं। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। ठीक है,
इस हाइड्रोजन को इंटरेक्ट करेगा, ये जो ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन को भी इंटरेक्ट करेगा, उसी प्रकार ये जो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को इंटरेक्ट करेगा, ये जो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को इंटरेक्ट करेगा। आप देख सकते हो उसी प्रकार से ये आगे वाले को करेगा ऐसे, ठीक है, ये भी आगे वाले को क्या होता। अच्छा, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को इंटरेक्ट करेगा, ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को इंटरेक्ट करेगा, उसी प्रकार से ये इसको इंटरेक्ट करेगा, ये इसको इंटरेक्ट करेगा, ये इसको इंटरेक्ट करेगा, ये वाला इसको इंटरेक्ट करेगा, ये वाला इसको करेगा इंटरेक्ट, और ये ऑक्सीजन इसको इंटरेक्ट करेगा, आगे ये फिर ऐसे करेगा, ठीक है। इस प्रकार से इंटरेक्शन आप देख सकते हो कि ये जो आपका है, इस प्रकार से वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये देखो ना, पिंजरे जैसा इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, और भी आगे मैं बढ़ाऊंगा तो इसका पिंजरे जैसा, तो मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। और कितने मेंबर का रिंग बना रहा है, हर केज में कितने मेंबर का रिंग बन रहा है, तो 3 2 5 6 7 8 मेंबर का रिंग बन रहा है, 8 एटम का रिंग बन रहा है, 8 एटम का। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि प्रत्येक जो केज है उसमें 8 एटम प्रेजेंट है, मतलब 8 मेंबर रिंग लिख देता हूँ, 8 मेंबर्ड रिंग, 8 मेंबर का रिंग बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं ज़रा H2O में जो ऑक्सीजन आपका है वो 6A ग्रुप से बिलोंग करता है। 6A ग्रुप मतलब ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, इस प्रकार से। और जैसे आप 7A ग्रुप को आप हेलोजन फैमिली बोलते हो, उसी प्रकार ऑक्सीजन वाले को हम लोग बोलते हैं चाल्कोजेंस बोलते हैं, चाल्कोजेंस बोलते हैं। चाल्कोजेंस का मतलब होता है ओर्स फॉर्मिंग ग्रुप, ओर्स फॉर्मिंग। आप बेसिक क्लासेस में 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा सल्फाइड ओर्स, ऑक्साइड ओर्स। तो कहीं ना कहीं सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब जो वगैरह वगैरह है वो आपको 6A ग्रुप में मिलता है, इसलिए हम लोग 6A ग्रुप को क्या बोलते हैं, चाल्कोजेंस बोलते हैं। तो 6A ग्रुप का अगर हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड का जनरल फार्मूला की अगर मैं बात करूँ तो उसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, M, मतलब ये आपका चाल्कोजेंस हो गया, H2 हो जाएगा क्योंकि 2 वैलेंसी होता है। तो MH2 कहाँ से है, फ्रॉम चाल्कोजेंस, ठीक है। अब इसमें जैसे लेता हूँ, जैसे ये H2O, उसके नीचे H2S, उसके नीचे H2Se सेलेनियम, उसके नीचे H2 टेलोडियम Te, इस प्रकार से आएगा H2T। अच्छा, अब मैं इसके अगर फिजिकल स्टेट की बात करूँ तो जैसा कि H2 किस फॉर्म, इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। H2S की मैं अगर बात करूँ तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इन तीनों का क्या है, गैस है, फिजिकल स्टेट। तो सिंपल है, ये H2 लिक्विड इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन इन तीनों में अगर मैं बात करूँ तो इन तीनों में क्या है कि डायपोल इंटरेक्शन है, चूंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा नहीं, कि मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या बताया था, हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए हाइड्रोजन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक F1 से जुड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फर जुड़ा हुआ है, ऑब्वियस है ये, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो कैसा इंटरेक्शन है, डायपोल इंटरेक्शन। और डायपोल इंटरेक्शन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कमज़ोर होता है। तो डायपोल इंटरेक्शन जो है वो डायपोल इंटरेक्शन जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कमज़ोर होता है, तो कमज़ोर इंटरेक्शन की वजह से ये सब क्या है, गैस है, ये आपका लिक्विड है, ठीक है। अब हम इसके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का अगर चर्चा करें तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, BP। तो बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहला बात ये, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। और दूसरा हम लोग पढ़े मॉलिक्यूलर वेट। तो ऑब्वियस है मॉलिक्यूलर वेट एक बड़ा फैक्टर है, तो ऊपर से नीचे आने पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट सल्फर का, तो ऑब्वियस है जब आप निकालोगे सेलेनियम का उससे ज़्यादा फिर टेलुरियम का, तो इस हिसाब से ऊपर से नीचे आएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जिस प्रकार से आप HF को सबसे आगे कर दिए थे क्योंकि मॉलिक्यूल, आप ऐसे भी सोचो नहीं, लिक्विड है तो ऑब्वियस इसका, ये तो पहले से लिक्विड है, इसको हमको बॉयल करके गैस में ले जाना है, ये सब पहले से गैस है, तो इसको गैस में भेजने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट की वजह से इसका सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं रूम टेम्परेचर भी पहले से लिक्विड है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा H2O, ठीक है, उसके बाद H2 टेलोडियम, उससे कम फिर H2Se सेलेनियम, और उससे कम H2S। मतलब इसमें अगर वोलेटाइल की मैं बात करूँ तो सबसे जो मोर वोलेटाइल कौन होगा, सबसे मोस्ट वोलेटाइल, तो मोस्ट वोलेटाइल आपका H2S हो जाएगा, ये मोस्ट वोलेटाइल हो जाएगा, मोस्ट वोलेटाइल हो जाएगा। अगर मैं BP हो गया, MP की मैं अगर बात करूँ, मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मेल्ट कौन होगा,
तो मैंने एक बार आपको बोला कि सेम ऑर्डर नहीं होता। तो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे इस केस में, जैसे HF के केस में सेम ऑर्डर नहीं था, आपको याद होगा HF पहले आता था, फिर उसके बाद आपका HI, फिर HC, HBr और सबसे कम HCl, ठीक है, उसमें आता था। लेकिन जैसे मैंने जब वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की जब मैंने बात किया था, तो मेल्टिंग पॉइंट में आप देखे होगे कि मतलब कि सीधा सीधा जो H2 है वो आपका पलट जाता था, ठीक है ना, वो ऑर्डर उसका मतलब वही ऑर्डर नहीं रहता था, चेंज होता था। तो यहाँ पे क्या है ना, इसमें ऑर्डर सेम है, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर वही उसका मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर, मतलब H2O, H2TE, H2SE, ध्यान देना पड़ेगा, ये H2 सल्फर, ये इसका ऑर्डर होता है। तीसरा हम लेते हैं आइस। आइस क्या है, सॉलिड है ना, सॉलिड H2 को हम लोग क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं, सॉलिड H2O। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और, ठीक है, ये सॉलिड है आपका, आइस मतलब सॉलिड है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें प्रत्येक H2O जो है वो 6 हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं 6 नहीं, सॉरी गलत मैं बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड 6 नहीं बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाता है ये भी, ठीक है। जैसे H2 भी 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता था, ये भी चार ही बनाता है, लेकिन तरीके अलग हैं। उसमें ओपन केस लाइक स्ट्रक्चर बनता था, इसमें भी ओपन केस लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन अंतर क्या है ना कि इसमें एक H2 मॉलिक्यूल 4 H2 मॉलिक्यूल को टेट्राहेड्रली ऐड करता है, जोड़ता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इन आइस ईच H2O molecule is tetrahedrally surrounded, किसके द्वारा, बाई 4 other H2O molecule थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है कि एक H2 मॉलिक्यूल 4 जो है H2 मॉलिक्यूल से टेट्राहेड्रली मतलब अटैच करके रखता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखते हैं जरा कैसे टेट्राहेड्रल अरेंज होता है। जैसे एक H2 मॉलिक्यूल लिए, एक H2 मॉलिक्यूल, मैंने थोड़ा सा पहले इसका रफ स्ट्रक्चर दिखा देता है। एक H2 मॉलिक्यूल 4 H2 मॉलिक्यूल से टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। मतलब ये H2 मॉलिक्यूल जो है H2O तो ये टेट्राहेड्रली इस प्रकार से अरेंज होता है। जैसे आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ऐसे। अब देखो ये ऐसे करके ये टेट्राहेड्रल दिख रहा है, टेट्राहेड्रल आपको दिख रहा होगा। ये तीनों एक नीचे वाले प्लेन पे है, सॉरी ये एक मिनट, अगर आप ऐसे देखोगे टेट्राहेड्रल आपको दिखेगा। ये H2 मॉलिक्यूल सेंटर में ही नीचे है, ये भी नीचे में ऐसे करके है, ये ऐसे, और ये वाला ऊपर में ऐसे करके टेट्राहेड्रल अरेंज है, ठीक है। टेट्राहेड्रल अरेंज है मतलब H2O, एक H2 यहाँ, एक H2 यहाँ, एक H2 यहाँ, एक ऊपर में, इस प्रकार से टेट्राहेड्रल अरेंज है, ठीक है। अगर मैं इसको और भी क्लियर स्ट्रक्चर इसका अगर मैं दिखाऊँ तो देखो कि इसका क्लियर स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। जैसे ऑक्सीजन जो बीच वाला है वो तो इस ओपन, उसका ओपन फॉर्म में स्ट्रक्चर ऐसा होगा, 2H, तो 2H ऐसे मैंने दिखा दिया, और इसके पास 2 लोन पेयर है, ठीक है। 2H मैंने ऐसे दिखाया और 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर मैंने ऐसे दिखाया, ठीक है। उसी प्रकार से अब देखो क्या है कि यहाँ जो ऊपर वाला जो H2 इस प्रकार से मैं दिखा रहा हूँ, टेट्राहेड्रल, जैसे आप टेट्राहेड्रल बनाओ तो टेट्राहेड्रल बना लो, बीच में यहाँ सेंटर एक ये वाला, एक ये वाला, एक यहाँ पे था हमारा, तो यहाँ से तो उसे ही जुड़ेगा H यहाँ से H यहाँ जुड़ता है, तो H यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, एक H इधर देख रहा हूँ, एक H यहाँ लगा दे रहा हूँ, एक H इधर लगा दे रहा हूँ, बाकी 2 लोन पेयर तो हम लोग समझ ही रहे हैं ऐसे, ठीक है। एक यहाँ से ऐसे करके, और अब इसको ज़रा जोड़ के देखो, आपको टेट्राहेड्रल बिल्कुल दिखेगा। जैसे ये जो तीनों ऑक्सीजन है, ये तीनों एक प्लेन पे है, नीचे वाले प्लेन पे है,
ठीक है। और ये वाला जो है ये ऊपर से इससे जुड़ा हुआ है, ऐसे देख सकते हो। और इसको अगर आपको ऐसे करके जोड़ते हो, ठीक है, आपको टेट्राहेड्रल बिल्कुल दिख रहा होगा। ये बीच वाला जो है ये इससे भी जुड़ा हुआ है, ये सॉरी कैसे जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ थोड़ा दिखाऊँ ऐसे करके थोड़ा सा, तो ये देखो इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये जुड़ा हुआ है, ये वाला इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ऐसे जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। फिर ये वाला भी आगे जुड़ेगा, ठीक है, ये आगे वाला जुड़ेगा इससे, ये लोन पेयर ऐसे करके जुड़ता चला जाएगा। तो ऐसे करके टेट्राहेड्रली जो है आप बहुत सारा मतलब टेट्राहेड्रली जो यूनिट है बहुत सारा ऐसा यूनिट बनाते चला जाएगा। और आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल यूनिट में क्या प्रॉब्लम है कि जब ये टेट्राहेड्रली जोड़ रहा है तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल यूनिट में बहुत सारे केस बन जा रहे हैं। केस मतलब खाली जगह, वैकेंट स्पेस, बहुत ज़्यादा वैकेंट स्पेस मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ओपन केस लाइक स्ट्रक्चर ये भी है, ओपन केस लाइक स्ट्रक्चर आपका ये भी है। और ओपन केस लाइक स्ट्रक्चर और ओपन केस लाइक स्ट्रक्चर में जो है वो टेट्राहेड्रल यूनिट्स बहुत सारे हैं। तो मेनी टेट्राहेड्रल यूनिट्स इसमें होंगे। पहले तो एक है, ऐसा ऐसा बहुत सारा बनेगा। तो अभी हालांकि एक है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ टेट्राहेड्रल यूनिट्स। ये टेट्राहेड्रल यूनिट्स है, ओपन केस लाइक स्ट्रक्चर और टेट्राहेड्रल यूनिट्स है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है कि देखो आइस में क्या है ना कि ठीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग 4 है लेकिन टेट्राहेड्रली अरेंज है, ठीक है, टेट्राहेड्रली अरेंज है। और जबकि आपका वाटर में क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ भी 4 था लेकिन उसके स्ट्रक्चर में अंतर है। उसके स्ट्रक्चर में क्या था कि वो ओपन केस लाइक स्ट्रक्चर जरूर था, ठीक है, तो उसमें वो टेट्राहेड्रली अरेंज नहीं था, ठीक है। उसमें आप देखे होंगे जो केज बन रहा था उसमें केज का जो वैकेंट स्पेस का जो संख्या है वो कम बन रहा था और इसमें वैकेंट स्पेस का संख्या क्या है ज़्यादा बन रहा है। इस वाले में टेट्राहेड्रल यूनिट में देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा केस बन जा रहा है, खाली जगह बन जा रहा है। तो यही कारण है कि होता क्या है कि अगर आप x ग्राम वाटर लेते हैं, आप ऐसे समझिए x ग्राम अगर वाटर लेते हैं और उस x ग्राम वाटर को अगर आप x ग्राम आइस में बदलते हैं, वैसे मास कंजर्व होता है तो x ग्राम अगर आइस बनता है, x ग्राम आइस, तो वाटर और आइस में अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम जो है वो आइस का ज़्यादा होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि जब आप वाटर को आइस में भेज रहे हैं तो वाटर में क्या होता है ओपन केस लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो वो क्या होता है ओपन केस लाइक स्ट्रक्चर वो धीरे धीरे टेट्राहेड्रली अरेंज होता है, टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। तो अरेंज होने के क्रम में वो क्या करता है बहुत सारा केज का फॉर्मेशन करता है। तो ज़्यादा केस बनने के कारण क्या होता है ओवरऑल जो आइस का वॉल्यूम है उतने ही ग्राम में वो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम बढ़ने के कारण क्या होगा डेंसिटी डिक्रीजेज, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ आइस जो है डिक्रीज कर गया। तो डेंसिटी ऑफ आइस से ज़्यादा किसका होगा डेंसिटी ऑफ वाटर। यही कारण है कि जो आपका आइस है वो पानी में फ्लोट करता है। क्योंकि आप जानते हो कि अगर कोई चीज़ है जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, कोई दूसरा चीज़ है अगर उसका डेंसिटी कम है तो ज़्यादा वाले डेंसिटी के ज़्यादा डेंसिटी वाले में वो चीज़ें फ्लोट करने लगता है। तो इस पर इसका मतलब ये इसलिए जो आइस है आपका वो फ्लोट्स इजली किसके ऊपर ओवर वाटर, इजली फ्लोट्स ओवर वाटर। चौथा नेक्स्ट एग्जांपल चौथा है आपका है अमोनिया NH3। पहला HF, दूसरा H2O वाटर, तीसरा हम लोग आइस लिए, चौथा हमारा है NH3, ठीक है। अगर अब मैं अमोनिया की बात करूँ तो अमोनिया कई बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अमोनिया क्या है गैस है। तो रूम टेम्परेचर पे क्या मिलेगा गैस, तो लिख सकते हैं गैस एट रूम टेम्परेचर। हालांकि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ कि गैस एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू वीक, या फिर सिंपली हम लोग चाहे तो वीक बोल सकते हैं, है ना, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हैं इसको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन जैसा नहीं, तो इसका मतलब वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो ये लिक्विड होना चाहिए था, तो इसका मतलब वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्या है गैस है। अच्छा, दूसरी बात ये जैसे हम लोग पढ़ें कि
फ्लोरीन जो है HF के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, वाटर में 4 बनता है, तो अमोनिया में भी 4 बनेगा क्योंकि इसके पास 3 तो हाइड्रोजन पहले से है और एक नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, तो 4 बनेगा। तो मैं इसके बारे में क्या लिखूँगा, ईच अमोनिया NH3 मॉलिक्यूल, ठीक है, कैन फॉर्म बना सकता है कितना, 4 वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 4 वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बना सकता है। जैसे देखते हैं कैसे, नाइट्रोजन 3 तो है इसके पास हाइड्रोजन और इसके पास एक क्या है, लोन पेयर, तो एक यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो ऐसे करके कितना बनाएगा, 4 बना सकता है, ठीक है, 4 बना सकता है। ठीक है, अब आते हैं ज़रा, अब जैसे नाइट्रोजन जो है वो 5A ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, नाइट्रोजन उस 5A ग्रुप में आपका नाइट्रोजन फॉस्फोरस वगैरह भी आता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक है ना, ये सब आता है। तो मैं क्या करता हूँ कि उसके सारे हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स को लेकर एक साथ में बात करता हूँ, उसके बॉइलिंग पॉइंट्स के वगैरह में चर्चा करना है। तो जैसे आप जानो कि 7A ग्रुप को जैसे आप बोले हैलोजन, 6A ग्रुप को जैसे आपने बोला चाल्कोजिन्स, उसी प्रकार 5A ग्रुप को भी कहते हैं हम लोग पिनकोजिन्स बोलते हैं। पिनकोजिन्स मतलब पॉइजन फैमिली एलिमेंट्स, जैसे कि आप पढ़े होंगे पॉइजन फैमिली, नाइट्रोजन पॉइजनस होता है, फॉस्फिन पॉइजन होता है, पी का फॉस्फोरस का कंपाउंड। तो मैं बोल सकता हूँ उसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, एम, नाइट्रोजन फैमिली का एन मान लिए, फार्मूला हाइड्रोजन के साथ कितना होगा, MH3, कहाँ से, फ्रॉम बोल सकते हैं 5A, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, पिनकोजिन्स मतलब पॉइजन्स फैमिली ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। इसका कंपाउंड मैं लेता हूँ NH3, PH3, आर्सेनिक AS3, SbS3, ये मैं ले रहा हूँ 4 नाइट्रोजन, ठीक है, इस प्रकार से मैं ले रहा हूँ 3 तक, सॉरी Sb एंटीबॉडी तक, ठीक है। और अब देखते हैं ज़रा, ये गैस है आपका, अमोनिया तो गैस है, और ये फॉस्फिन ये सब भी क्या है, गैस है, सब यहाँ पे गैस है, यहाँ पे सब गैस है। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे गैस इसलिए है क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है, लेकिन वीक होने के कारण ये क्या है, गैस है। बाकी ये सब क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, डाइपोल इंट्रैक्शन है, और डाइपोल इंट्रैक्शन कमज़ोर इंट्रैक्शन होता है, डाइपोल इंट्रैक्शन की वजह से ये सब क्या है, गैस है। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट के क्रम में हम लोग क्या पढ़े, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चूँकि हम लोग पढ़े बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से हम लोग वाटर को याद करो सबसे आगे कर देते थे, अमोनिया को सबसे आगे कर देते थे, उसी प्रकार आप सोच रहे हो कि सॉरी वाटर और HF को आगे कर दे, उसी प्रकार आप सोच रहे हो कि NH3 को भी आगे करूँगा, लेकिन नहीं, क्योंकि NH3 में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये यहाँ सेट नहीं करता है, ये जस्ट एक पहले सेट करता है, यहाँ सेट कर जाता है। तो इस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, SbH3, क्योंकि वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर उसके बाद NH3, फिर उसके बाद ASH3, और सबसे कम PH3, मतलब PH3 जो आपका है वो मोस्ट वोलाटाइल होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलाटाइल नेचर, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट की मैं बात करूँ, तो मेल्टिंग पॉइंट के केस में क्या है ना कि अमोनिया सबसे आगे आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अमोनिया सबसे आगे आ जाता है, उसके बाद सब उसी तरह से SbH3, ASH3, और सबसे कम PH3, ऐसे करके होगा, ठीक है। बस अमोनिया में थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है कहाँ पे क्या है, क्योंकि इसी का ऑर्डर बिगड़ता है, ठीक है। इसके बाद मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जो कि लास्ट एग्जांपल रहेगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मैं बात करता हूँ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मैं बात करूँ, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे पहले तो आप ये जानो कि H2O2 जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये लिक्विड होता है, H2O2 मतलब लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लिक्विड होता है, क्यों, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग क्यों बोले, समझ में आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर होता है। अच्छा, दूसरी बात ये, इसमें कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें 6 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ईच कैसे वो मैं दिखाऊंगा, ईच H2O2 मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 6 स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन
बॉन्डिंग, 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है, 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। अच्छा, और कैसे ये आप देख सकते हो, जैसे अगर मैं H2O2 को मैं थोड़ा रफली दिखाऊं, जैसे 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन इस प्रकार से है, इसके पास भी 2 लोन पेयर और इसके पास भी क्या है, 2 लोन पेयर है। तो अब ये से देखो, इससे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इससे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इससे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसी प्रकार इससे और इससे, तो टोटल कितना बनेगा, 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा टोटल, ठीक है, देख सकते हैं। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो देखता हूँ जरा, इसका जो सिंगल जो स्ट्रक्चर है, सिंगल जो स्ट्रक्चर मैं इसकी बात करूँ तो इसका सिंगल स्ट्रक्चर जो है वो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब खुली किताब की तरह होता है। कैसे, देखो जरा, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है, और एक हाइड्रोजन इस प्रकार से ऐसे होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, मुझ मानो कि ऐसे नहीं, इस प्रकार से, ठीक है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। जैसे देखो ये आपको दिखेगा थोड़ा सा, अगर मैं इसको 3D में फील कराना चाहूँ, ऐसे करके मैं बनाता हूँ, ऐसे कुछ करके होता है। मैं एंगल दिखाता हूँ, ये तो ऑब्वियस है 90 ज़्यादा लग रहा है देखने से ही, तो ये होता है 94 डिग्री 48 मिनट, है ना, ये वाला एंगल। अच्छा, ये एंगल भी उतना ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल है, ये जो इस प्रकार से है, ऐसे है ना, ये ऐसे ऐसे नहीं है, बिल्कुल खुला इस प्रकार से नहीं है प्लेन, कुछ इस एंगल पे, तो ये जो आपका एंगल है ये होता है तकरीबन 111 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट, ये एंगल होता है इतना। अच्छा, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल, जो ये जो बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसको मान लेता हूँ x, तो ये जो x जो है मतलब डिस्टेंस है 2 ऑक्सीजन के बीच के, ओ सिंगल बॉन्ड ओ के बीच में, वो डिस्टेंस होता है 1.48 एंगस्ट्रम होता है, 1.48 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है, ठीक है। ये एंगल ऑफ बुक फोल्ड इसको बोल सकते हैं, इसको कौन सा एंगल बोल सकते हैं, जो बुक फोल्ड हो रहा है, ठीक है। और ये जो होता है वो गैसियस फेज में ऐसा इसका होता है, हालांकि लिक्विड मिलता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये गैसियस फेज में इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, गैसियस फेज में। अच्छा, अगर मैं जैसे अभी H2O2 हम लोग पढ़ें, ठीक है, तो H2O2 और अगर मैं H2O2 और H2O में अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, ठीक है, मतलब ऐसे मैं समझूं, H2O2 वर्सेस H2O और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड वॉट क्या होगा, किसका ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, तो आप एकदम बिल्कुल आराम से अंदाज़ा लगा सकते हो। जरा देखते हैं कैसे। जैसे आपका H2O2 है, तो कुछ बच्चों को तो ऐसा लगता है कि सर इसमें 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये तो ज़्यादा होगा, नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। अब मैंने स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात किया है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, ओवरऑल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ओवरऑल एक दूसरा चीज़ है। जैसे एक इंडिविजुअल फोर्स और नेट फोर्स दोनों अलग चीज़ है, तो मैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग अगर दूसरे मॉलिक्यूल से कंपेयर करते हैं तो दूसरे मॉलिक्यूल के एक हाइड्रोजन बॉन्ड से कंपेयर करेंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे ये आपका H2O2 है, ठीक है, और ये आपका H2O है, OH है, ठीक है, ये लोन पेयर ऐसे करके। तो आप ऐसे समझो ना, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक प्रकार का क्या है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, ठीक है। अब देखो जरा क्या है कि ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन आपका है, ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा तो इस पर डेल्टा माइनस आई, इस पर क्या आएगा, डेल्टा प्लस आएगा, ठीक है। और मेरा ये कहना है कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड से ये नहीं खींच पाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, कैसा दोनों तो सेम है, सेम पावर है, मतलब ये बॉन्ड कैसा है, नॉन पोलर बॉन्ड है। तो अगर नॉन पोलर बॉन्ड है तो इन दोनों में खिंचाव तो होगा नहीं, तो कोई खिंचाव नहीं, इसका मतलब सिर्फ यहाँ से मतलब एक डेल्टा माइनस बन रहा है। लेकिन इस केस में देखो क्या है कि हाइड्रोजन से जब ये खींचेगा तो डेल्टा माइनस, ये भी फिर ये ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन खींचेगा तो इस पर डेल्टा माइनस, तो डेल्टा माइनस का यहाँ जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ ज़्यादा है। मतलब अगर मैं चार्ज की बात करूँ, चार्ज डेल्टा माइनस का जो चार्ज की अगर मैं बात करूँ, मैग्नीट्यूड, चार्ज मैग्नीट्यूड की बात करूँ H2O2 में, और डेल्टा माइनस चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करूँ H2O में, तो ज़्यादा कहाँ पे है, डेल्टा माइनस H2O में ज़्यादा है। तो हम लोग पढ़े हैं कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज,
फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो इसका मतलब कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होगा, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसलिए ज़्यादा किस में होगा, H2O में, और सबसे कम कम किस में होगा, H2O2 में। क्लियर यहाँ तक, सही है। अच्छा, इसके बाद आते हैं ज़रा, H2O2 का प्रिपरेशन आपकी किताब में एक दिया हुआ इंडस्ट्रियल मेथड है। H2O2 का प्रिपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो एक मैं पढ़ा देता हूँ यहाँ पे, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2O2 बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड क्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ा सा कंपाउंड लेते हैं, उस कंपाउंड का मैं नाम लिखता हूँ, वो कंपाउंड है 2-इथाइल एंथ्राक्विनॉल। तो एंथ्रासीन वगैरह कभी आपने पढ़ा होगा, 3 व्यंजन को एक साथ हम लोग जोड़ते हैं, तो उसी तरह स्टार्ट करते हैं। ये आपका एंथ्रासीन है, ऐसे, ये आपका क्या है, एंथ्रासीन है। अब मैंने बोला एंथ्रासीन तो मैंने बना लिया, और फिर मैंने बोला 2-इथाइल एंथ्रासीन, मैंने नहीं बोला था, एंथ्राक्विनॉल बोला था। तो क्यूनॉल किसको बोलते हैं कि जब दो OH ग्रुप जो है एक दूसरे के साथ पैरा पोजिशन पे हो, ये व्यंजन अगर भूल जाए, ये दोनों अगर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूनॉल। ये सब आगे आपको पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। नाम से आपको ज़्यादा कोई मतलब नहीं, मैं इसका नाम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नाम कैसे इसका आया है। ठीक है, ये C2H5, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं 2-इथाइल एंथ्राक्विनॉल 2-मिथाइल, एक ये 2 इथाइल हो गया। इन तीनों कंपाउंड के लिए एंथ्रासीन बोलते हैं, एंथ्रा, और क्यूनॉल किसको बोल रहे हैं, OH जो अगर एक दूसरे के साथ में पैरा पोजिशन पे ये कंपाउंड है। अगर इस कंपाउंड को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो, इस कंपाउंड को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो, ऑक्सीडेशन करते हो, ऑक्सीडेशन करने के लिए हम लोग लाते हैं O2 या O3, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। O2 या O3 के साथ इसका रिएक्शन कराओ, पढ़े भी हम लोग, सबसे ज़्यादा F2 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर उससे थोड़ा कम O3 होता है, फिर उससे थोड़ा कम O2 होता है। तो O2 ये सब क्या है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको लाएंगे तो ये करता क्या है कि H2O2 बनाता है, मतलब यहाँ से H और यहाँ से H को निकाल देता है, यहाँ से H और यहाँ से H को निकालता है, और O2 के साथ जुड़ करके क्या बना देता है, H2O2। और जो आपका बाई प्रोडक्ट जो बनता है, वो बाई प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाता है, ये डबल बॉन्ड O हो जाता है यहाँ पे, ये वाला ये ऐसा बन जाता है। हालांकि H2O2 से अपने को मतलब है, तो इस प्रकार से H2O2 आपका बन जाता है। हाँ, अगर एक चीज़ और, अगर आप इस कंपाउंड को फिर से अगर रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइज होने के बाद बना है, तो अगर इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डाल दीजिएगा, तो फिर से रिड्यूसिंग एजेंट डालने के बाद फिर से ये बन जाता है। तो खैर मेरा ये इंपॉर्टेंट था। ये तो अभी तक हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में, ये आपका ख़त्म हो गया। अब हम लोग नए टॉपिक्स पे आते हैं, वही टॉपिक है, उसी में थोड़ा सा और डिटेल में बात करता हूँ। अब उसमें हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। तो हेडिंग लगाते हैं स्ट्रेंथ एंड एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब थोड़ा इसमें पहले समझो ये हेडिंग का मतलब क्या है। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो क्या है, और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट मतलब होता है मात्रा। तो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर स्ट्रेंथ या एक्सटेंट एक ही चीज़ें होती है। नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब हुआ कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है, और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये हुआ कि ओवरऑल है ना, ओवरऑल जो है वो पावर क्या है। जैसे आप ऐसे समझो, एक मकान है, एक मकान में एक पिलर का पावर क्या है, और एक मकान का मजबूती क्या है, तो वो डिपेंड करता है सारे पिलर पे, और एक पिलर का जो मजबूती है वो डिपेंड करता है सिर्फ पिलर पे। तो चीज़ें वही है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब हुआ कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड का, और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये हुआ कि जिन दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जिन दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, उन दोनों के बीच में ओवरऑल उसका स्ट्रेंथ क्या है, एक्सटेंट क्या है, उसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। तो जैसे यहाँ पे समझता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रेंथ, समझाता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूँ, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, EN वैल्यू। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, EN वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा
वो क्या करेगा, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच करके डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस लाएगा, चार्ज उतना ज़्यादा क्रिएट होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज क्रिएट होगा उतना ज़्यादा दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो अब इसे जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। अगर मैं ठीक है, अगर मैं कंपेयर करने के लिए बोलूँ कि H2O, HF, NH3 जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं, H2O2, इन चारों में कंपेयर करके बताना है आपको कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इन चारों में हमको कंपेयर करना है। ठीक है, इन चारों में स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, तो ऐसे समझते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो इसका मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा, HF में। उसके बाद ऑक्सीजन में, सबसे कम अमोनिया में। तो सबसे कम तो N में मिलेगा, तो अमोनिया कम हो चला गया। अब बात करें H2O और H2O2 में, तो H2O और H2 में तो पहले ही मेंशन किए थे कि H2 में ज़्यादा होता है, तो H2 में ज़्यादा। अब फिर उसके बाद कौन होगा, H2O2 होगा। मतलब इस तरह से आ जाएगा ऑर्डर, याद करने की जरूरत ही नहीं है, इंपॉर्टेंट, आसान भी है और समझ में भी आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। ये तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। अब हमको समझना है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है, दैट इज, इसको बोल सकते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या कंबाइंड इफेक्ट बोल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड के कंबाइंड इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के कंबाइंड इफेक्ट को बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के अगर ऑर्डर की मैं बात करूँ, जैसे अगर मान लो कि वही सेम एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, H2O, HF, NH3 और H2O2, और सवाल अगर मैं बोलूँ कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें किसका ऑर्डर होगा ज़्यादा, देखते हैं जरा मैं। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे ज़्यादा तुम्हारा होगा H2O2 में। क्यों, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, तो इसमें बनता है 6 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसमें बनता है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी बनता है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें बनता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो 6 सबसे ज़्यादा हो गया। उसके बाद 4 में H2O, फिर HF, और सबसे कम होगा NH3। माना कि ये 4 जरूर बनाता है, लेकिन चारों का चारों ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है ना, कंबाइंड इफेक्ट जरूर टोटल। आप ऐसे समझो ना, जैसे मान लो कि एक ऐसा पिलर है जिसमें 50 mm का 4 रॉड लगा हुआ है, एक ऐसा पिलर है जिसमें 10 mm का 4 रॉड लगा हुआ है। तो ऑब्वियस, जैसे इसमें देखो, ये भी 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये भी 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन इसका प्रत्येक हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा इससे, ये तो समझ में आ गया। अब इसमें क्या है, इसमें 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें 4 है, लेकिन इसमें जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसमें 4 है, चारों का चारों कमज़ोर है। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि एक पिलर ऐसा है जिसमें 50 mm का 2 रॉड लगा हुआ है, इसमें मान लो कि 10 mm का 4 रॉड लगा हुआ है, तो है तो 10 mm का 4, 40 से हुआ 50, मतलब तो 100 हो गए ओवरऑल, तो यही ज़्यादा हो जाएगा। तो H2O2, HF और NH3 में सबसे ज़्यादा किसका होगा, H2O2 का, और NH3 का सबसे कम होगा, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो अब मैं अगर बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करता है, एक्सटेंट पे डिपेंड करता है। मैंने पहले भी लिखा भी था, तो आप इस प्रकार से ऐसे समझ लो, 10 बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट, मात्रा पे डिपेंड करेगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड या बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस प्रकार बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, इन चारों में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा H2O2, उसके बाद H2O, सबसे कम कौन हो जाएगा, अमोनिया। इस प्रकार से आप जानते भी है कि जो H2 है वो 100 डिग्री सेल्सियस इसका होता है, इसका तो 100 से ज़्यादा होगा, इसका 100 डिग्री से ज़्यादा होगा। HF का मतलब 100 से कम होगा, 100 डिग्री से कम होगा, इस प्रकार से। ठीक, क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, ये हमारा खत्म हो गया था स्ट्रेंथ एंड एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स पे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड
दो तरह का होता है, जैसे कि मैंने लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हेडिंग लगाया। हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक को बोलते हैं हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके नाम में ही उसका डेफिनेशन है। इंटर मॉलिक्यूलर मैंने कई बार मैंने इसके बारे में बोला कि इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में होने वाली घटनाओं को हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फिनोमेना। और इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में होने वाली घटनाओं को हम लोग बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फिनोमेना। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलेंगे? जब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हो तो उसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलेंगे? जब एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हो तो उसको बोलेंगे क्या? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैंने लिखा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट और सेम मॉलिक्यूल, दो अलग मॉलिक्यूल या दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंट्रा किसको बोलेंगे? जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हो, एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। जैसे इसके एग्जांपल मैं वाटर का अगर मैं एग्जांपल लूँ, ओ, ये एच ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो जैसे कि ये जो ऑक्सीजन है, जो डेल्टा माइनस यहाँ पे आएगा, ये डेल्टा प्लस यहाँ डेल्टा माइनस जो आएगा, ये अब देखो इन दोनों के बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और ये सेम मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है। जैसे अगर मान लो कि ऐसा भी अगर एक एग्जांपल हो, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के भी बीच बन सकता है, जैसे एच एफ और H2, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड इंट्रैक्शन बेस बनेगा तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये भी क्या है? दो मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी आपका इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल। इससे एग्जांपल तो मैं कराऊंगा अभी, लेकिन इसकी एग्जांपल कराने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड में इंट्रा मॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है। रिलेटिवली क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। किससे? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से। आप ऐसा समझो कि एक ही मॉलिक्यूल में दो चीज़ें आपस में जुड़ रहा है, ठीक है? एक ही मॉलिक्यूल में दो चीज़ें अगर आपस में जुड़ रहा है तो उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है? तो जैसे मैं एक लाइन इसके बारे में लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन ये होगा कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड relatively more stronger than intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है? तो यही कारण है कि यही कारण है कि अगर मैं बात करूं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, तो रिलेटिवली इसके बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। जैसे अगर मैं दैट्स वाई, यही कारण है कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैव, देखो क्या क्या होंगे। अगर एसोसिएशन की मैं बात करूं, एसोसिएशन मतलब आप समझ सकते हो, एसोसिएशन का मतलब होता है जोड़ना। तो इसके एसोसिएशन प्रॉपर्टीज़ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसके एसोसिएशन प्रॉपर्टीज ज़्यादा होगा कि कम होगा? तो मैं कहूँगा कम होगा। क्यों? क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये होगा कि एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, एक ही मॉलिक्यूल में। तो इसका मतलब कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को नहीं जोड़ रहा है, तो इसका मतलब कि दो मॉलिक्यूल के जुड़ने के जो चांसेस है वो कम होगा कि ज़्यादा? कम होगा। तो लेस एसोसिएटिव, डबल एस होता है, लेस एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होगा। क्लियर है? लेस एसोसिएटिव होगा। अच्छा, ये आपको समझ में आया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा क्यों होता है? आप ऐसे समझो, इंट्रामॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो ऑब्वियस है अगर एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो वो क्या होगा? काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर
अगर वही चीज़ दूसरे से अगर जुड़ता है दूसरे से, तो वो जुड़ाव थोड़ा कमज़ोर होगा, ठीक है। तो यही कारण कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका कम होगा, ठीक है। दैट्स वाई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैव लेस एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। अच्छा, इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर के तुलना में क्या होगा, लो हो जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, थोड़ा समझो यहाँ पे। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब था खुद एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को नहीं जोड़ रहा है। और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंट्रामॉलिक्यूलर है, नहीं सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर है। मतलब आप ऐसे समझो, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा, उसको अलग करने के लिए हमको उतना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो मेरा ये कहना है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हो क्या रहा है कि एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को तो जोड़ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला जो चांसेस है वो क्या कर रहा है कि अपने आप में खुद जोड़ ले रहा है, तो दूसरे से जुड़ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब कि दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन कम हो गया, और इंटरेक्शन कम हो गया तो इसका मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कम हीट करेंगे वो अलग हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर मैं विस्कोसिटी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात सॉरी वोलेटाइल नेचर की मैं अगर बात करूं, तो बीपी का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब हाई वोलेटाइल नेचर का हो जाएगा, हाई वोलेटिलिटी नेचर का होगा। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं वेपर प्रेशर की मैं बात करूं, तो वेपर प्रेशर भी हाई होगा, हाई वेपर प्रेशर, क्योंकि जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा उतना ज़्यादा वेपर बनेगा, और जितना ज़्यादा वेपर बनेगा तो वेपर के द्वारा ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ज़्यादा वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर। अगर मैं डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, तो ऑब्वियस है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को नहीं इंटरेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि इसका डेंसिटी क्या होगा, लेस होगा, लेस डेंसस। अच्छा, अगर मैं इसके विस्कोसिटी की बात करूं, तो विस्कोसिटी प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। आपको याद होगा लेस विस्कस में एक बार विस्कोसिटी मैंने पढ़ाया था कि लिक्विड के रेसिस्टेंस को विस्कोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को इंटरेक्ट कर नहीं पा रहा है, इसका मतलब लेस विस्कस होगा। अच्छा, फिर अगर और भी प्रॉपर्टीज सॉल्बिलिटी की मैं अगर बात करूँ, तो ऑब्वियस है ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे, इसको जिस भी सॉल्वेंट में डालेंगे उसके साथ इसकी सॉल्बिलिटी के नेचर क्या होगा, लेस सॉल्बिलिटी होगा, सॉल्युबिलिटी, ये सब क्या होगा, लेस होगा। और भी बहुत सारे इसके प्रॉपर्टी जैसे हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे एग्जांपल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल्स ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल, ठीक। एग्जांपल पहला, फर्स्ट, इसका एग्जांपल दिखा दो। जैसे ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, इस कंपाउंड में अगर आप देखें तो है, देखो कैसे। पहले तो आप ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, फिनॉल आप लोग जानते हैं बेंजीन, ऐसे ये OH, ऑर्थो मतलब यहाँ पे क्लोरीन जोड़ देंगे, यहाँ पे क्लोरीन। अब अगर मैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको दिखाऊं, तो जैसे देखो कैसे होगा, इसको मैं थोड़ा ऐसे ओपनली दिखाता हूँ, इस प्रकार से ये OH रिंग दिखा सकते हैं यहाँ पे, Cl। अब इन दोनों के बीच में देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, 5 मेंबर्ड साइकिल मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये डेल्टा प्लस आएगा और ये क्लोरीन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको क्या करें, इंटरेक्ट करें, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका बन रहा है। लेकिन कई बार बच्चे ये भी सोचते हैं कि हाइड्रोजन ये 5 मेंबर का साइकिल बन रहा है, 1 2 3 4 5। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, नोट में इसको ध्यान रखें कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 5 या 6 मेंबर का साइकिल ही अलाउड है, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग इज पॉसिबल। 5 या 6 मेंबर का रिंग ही पॉसिबल है। और अगर स्टेबिलिटी की मैं बात करूं, तो 5 और 6 में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 6 वाला, फिर उसके बाद 5 मेंबर रिंग। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, यहाँ 5 बन रहा है इसलिए, ठीक है। उसके बाद मैं एक दो और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे सेकेंड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल मतलब ये मैंने बेंजीन लिया, हाइड्रोक्सी फिनॉल, पहले तो फिनॉल पहले बना लेते हैं, ये OH, ऑर्थो मतलब यहाँ भी O और H है, ऐसे मैं दिखा देता हूँ। तो देखो इस पर डेल्टा प्लस, इस पर डेल्टा माइनस, तो ये देखो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है,
ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल में मिल रहा है, ठीक है। और ये अगर आप देखो तो ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है। ये कितनी मेंबर्ड रिंग है, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। तीसरा एग्जांपल अगर मैं देखूँ ऑर्थो, और बहुत सारा है, नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल मैंने बना लिया, ये मान लो यहाँ पे O, ये H फिनॉल है, ये ऑर्थो पे मतलब यहाँ पे क्या जोड़ना है हमको, नाइट्रो, तो ये N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, है ना। इस पर डेल्टा प्लस आएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है इसके बीच, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये कितने मेंबर काटेंगे पहले ही देख लेते हैं, 1 2 3 6 होगा इस बार, 2 3 4 5 6, तो ये 6 मेंबर का रिंग बन रहा है, 6 मेंबर रिंग बन रहा है। और ये पॉसिबल है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इसकी कुछ एप्लीकेशंस में दिखाता हूँ एक दो क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे क्वेश्चन अगर मान लो आएगा कि 3 कंपाउंड लिया जाएगा, मान लो ऐसे, ये बेंजीन, ये OH, ये फ्लोरीन, ये बेंजीन, यहाँ से OH, यहाँ से आपको क्लोरीन लगा दे, एक बार ब्रोमीन लगा दे, ये OH और ये Br, इसको हम फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड मान लें। और क्वेश्चन है हमारा कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करिए, तीनों में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपके आते भी हैं। तो जरा इसमें देखते हैं हम लोग कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले एक चीज़ देखो जरा, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा आराम से काम करना है इस पर। कई बार बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है, आप उस कॉन्सेप्ट पे पहले जाओ। कॉन्सेप्ट क्या है बॉइलिंग पॉइंट का, कि कोई चीज़ अगर है और उसको हमको क्या करना है, गैस बनाना है, मतलब लिक्विड है, उसको लिक्विड को किस में ले जाना है, गैस में ले जाना है। तो गैस में ले जाने के लिए जो हम लोग टेम्परेचर देते हैं, जो हीट प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा, उसको दूर करना उतना ही मुश्किल होगा, और उसको दूर करने के लिए हमको उतना ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा। तो आप ऐसे समझो, जो पहला वाला मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल अकेला तो होगा नहीं, आप अगर ये वाला कंपाउंड लोगे तो इसके साथ ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो इसका दूसरे मॉलिक्यूल, इसके ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, इसका दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्शन कैसा है, इस मॉलिक्यूल का ऐसा ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन क्या है, हमको वो देखना है। तो पहला वाला में अगर आप देखो, तो पहला वाला में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके बीच में, मतलब फर्स्ट वाले में जो अगर आप देखोगे तो कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और दूसरा वाले में अगर चेक करो तो इसमें भी देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरा वाले में क्लोरीन हाइड्रोजन के बीच। अच्छा एक बात और, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, कई सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, सर आपने जो पहला एग्जाम्पल लिया उसमें तो आप क्लोरीन के साथ आप हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिए, लेकिन जबकि आपने मना किया था कि सर क्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, तो ये बनाएगा नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैं एक छोटा सा बात बोलना चाहता हूँ, आप एकदम ध्यान रखो, क्लोरीन जो है, क्लोरीन काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्लोरीन जो है वो बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन किस में, क्लोरीन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, नॉट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर नहीं बना सकता है, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर बना सकता है। क्लोरीन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखेंगे। अच्छा अब आते हैं जरा, तो ये भी क्या बनाएगा यहाँ पे, अगर सिंगल होता तो नहीं बनाता, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरा वाला भी आपका अगर देखें, तीसरा वाला देखें तो इन दोनों के बीच में नहीं बनेगा, क्लोरीन तक बनता है, इन दोनों के बीच में नहीं बनेगा, तो इसका मतलब इसमें कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक चीज़ बताओ, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं, तो इसका मतलब इसका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है अवेलेबल होगा इसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो ऑब्वियस है, जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अवेलेबल होगा तो ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से काफ़ी ज़्यादा इंट्रैक्शन में बंधा हुआ है, ठीक है। इसलिए इस हिसाब से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर की मैं बात करूँ, तीसरा ज़्यादा होगा, फिर दूसरा, फिर पहला, ठीक है, फिर पहला। क्योंकि मैंने ऐसा हालांकि कॉन्सेप्ट समझाया भी था कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर का बॉइलिंग पॉइंट जो है रिलेटिवली जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर ये सब का कम होता है। और आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कम होगा। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा कम है तो दूसरा ज़्यादा होगा, यहाँ है ही नहीं तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो पहला, दूसरा और सबसे कम क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, फिर एक दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ। जैसे अगर मान लो कि मैं सवाल लूँ, अगर क्वेश्चन लूँ, ये एक मॉलिक्यूल लेता हूँ मैं, ये OH, ये OH, और एक मान लो कि मैं यहाँ पे OH दिखा रहा हूँ, ये OH हैविंग, ऑप्शन देता हूँ पहला ए नंबर, इसमें कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पहला लेता हूँ इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ इसमें होगा, या बी इंट्रा होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और तीसरा वंडरवाल फोर्सेस होगा, या डी नन होगा, मतलब इन चारों में कोई भी नहीं। तो आप जरा ऐसे समझो, पहले ये जो मॉलिक्यूल आपका, इसका सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ। ये जो मॉलिक्यूल है आपका, ये जो मॉलिक्यूल है आपका कुछ इस प्रकार से पहले देख लेता हूँ। जैसे ये ऐसे मैं सर यहाँ लिखता हूँ। अब इसमें एक चीज़ जान लो, इसका आंसर जो है वो ए भी सही है, बी भी सही है, और सी भी सही है, तीनों सही है आंसर है। इंटरमॉलिकुलर भी है। कैसे, थोड़ा समझते हैं। जैसे ये जो O है, ये H, ये O, ये H, और यहाँ पे एक O और ये H आपका जो भी है, ऐसे करके दिखा रहा हूँ मैं। तो इन दोनों के बीच में देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इंट्रामॉलिकुलर तो है ही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिकुलर है। अच्छा, इसका तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा नहीं, किसी के साथ तो होगा नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका मतलब इसका जो है ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो ये आपका हो गया इंट्रा, ये हो गया आपका इंटर, तो ये दोनों हो गया। अब वंडरवाल फोर्सेस में देखता हूँ, वंडरवाल फोर्सेस भी है। कैसे, यहाँ जो हाइड्रोजन है, कुछ नहीं तो हाइड्रोजन है, कुछ नहीं तो हाइड्रोजन है, तो ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से वंडरवाल फोर्सेस के द्वारा भी क्या होगा, जुड़ेगा। ये सब वंडरवाल फोर्स के द्वारा ये सब जुड़ेगा, VF वंडरवाल फोर्स वगैरह से जुड़ेगा। यहाँ भी जो हाइड्रोजन है ये भी वंडरवाल फोर्स के द्वारा ये सब जुड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये तीनों तरह से इसमें है, तो इसलिए यहाँ पे तीनों आंसर इसका सही है। हाँ, एक क्वेश्चन लिया हमने, एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड है, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, और आपको कंपेयर करना है इसके वेपर प्रेशर को। तो पहले आप ऐसे सोचो कि वेपर प्रेशर हमको कंपेयर करना है, तो जिसका ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनेगा, मतलब जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा, जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा वो ज़्यादा वेपर बनाएगा, वो ज़्यादा वेपर प्रेशर लगाएगा। अब ज़्यादा वोलेटाइल कौन होगा, ज़्यादा वोलेटाइल वो होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। तो अगर आप बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर लिए, तो इसका मतलब कि आप वेपर प्रेशर भी कंपेयर कर लेंगे। तो इसका मतलब मोटे तौर पे हम सवाल मेरे को मिला है बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने के लिए, ठीक है। लेकिन दूसरे शब्द में आपसे वेपर प्रेशर पूछा है, तो पहले बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करते हैं। पहला और दूसरा में बॉइलिंग पॉइंट किसमें ज़्यादा होगा। तो पहले आप ऐसे समझो, बॉइलिंग पॉइंट दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन बताता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। तो मेरा ये कहना है कि इन दोनों के बीच में तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। इसके इस वाले से दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ेगा, तो एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। इस वाले में अगर देखोगे तो ये इससे नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि आपको लग रहा है कि इसको जोड़ेंगे, लेकिन मैंने पहले ही बोला कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 5 या 6 मेंबर का रिंग ही अलाउ है। अगर आप इसको जोड़ते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर का रिंग बन जाएगा, ठीक है। 7 मेंबर का रिंग बन जाएगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे भी कॉर्नर से ऐसा जा रहा है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये नहीं बनेगा, तो ये सब क्या बनाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो इसके एक मॉलिक्यूल जो है 3-3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि बस एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है दूसरे मॉलिक्यूल को जोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज़्यादा है। तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अगर ज़्यादा है, तो आप पहला वाले मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इसमें दूसरा वाले मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अगर ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेकेंड वाले का ज़्यादा होगा, किससे, फर्स्ट वाले से, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा किसका होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज़्यादा होगा उसका उल्टा हो जाएगा वेपर प्रेशर, जिसका ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट तो वो कम वेपर बनाएगा, तो उसके द्वारा कम वेपर प्रेशर लगेगा। तो इसका मतलब कि पहला का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, सही है। ये अपना देख लेना। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये कुछ मैं आपको लास्ट में कुछ सेकंड का वीडियो में दे रहा हूँ, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप फिर कॉपी कर सकें। पहला पेज है आपका, ये सेकंड पेज है, ये आपका थर्ड पेज है, ये आपका फोर्थ पेज है, ये आपका फिफ्थ पेज है, ये आपका सिक्स्थ पेज है,
ये आपका 7th फेज है और ये आपका लास्ट 8वां फेज है इस वीडियो लेक्चर का।